कॉलेज एंट्रेंस में मैंने जानबूझकर सारे एक्स्ट्रा सवाल सही किए ताकि मैं स्कूल ब्यूटी लियू रुयान से दूर रह सकूं। बाहर निकलते ही उसकी सहेलियों ने मेरा मजाक उड़ाया। चेन फान, लियू रुयान कह रही है कि उसका पेपर खराब गया है। याद रखना, दोपहर में अपना पेपर खाली छोड़ देना, वरना आगे उसे सिम्प बनने का मौका नहीं मिलेगा। यह कहकर सब जोर जोर से हंसने लगे। मैंने लियू रुयान की तरफ देखा जिसके चेहरे पर नफरत थी। मैंने ऊपर से तो हाँ कह दिया, पर अंदर ही अंदर सोच रहा था कि अब ये सिम्प वाला काम कोई और करे, मैं तो नहीं करने वाला। मैंने तुरंत बटलर को फोन किया और उसके परिवार की सारी पैसों की मदद बंद कर दी और उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया। लियू रुयान ने बौखलाकर मुझे 99 फोन किए, पर मैंने एक भी नहीं उठाया। अब आई ना उसे घबराहट। अब क्यों परेशान हो रही है? मैं शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा था, फिर भी अपने ही ड्राइवर की बेटी के पीछे पागलों की तरह पड़ा रहा। उससे शादी करने के लिए मैंने पापा की दी हुई कंपनी उसके नाम कर दी, पर वो मेरे ही पैसों पर ऐश करते हुए और उसने किसी और से प्यार कर लिया। अपने बॉयफ्रेंड को तो उसने लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया, लेकिन मुझे एक नौकर बनाकर रखा। उसकी शादी वाले दिन मैंने अपने इलाज के लिए उससे कुछ पैसे उधार मांगे तो उसने बेरहमी से कहा, इन सालों तक तुम्हारा पीछा सहना मेरे लिए एक बुरा सपना था। चेन फान, मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। मेरी आखिरी सांसों के वक्त तब मुझे उस लड़की का एहसास हुआ जिसने मुझे गले लगाया था। जिस अमीर घर की लड़की को मैंने ठुकरा दिया था वो मेरा इंतजार कर रही थी, और जब आंख खुली तो मैं अपनी 12वीं क्लास में वापस आ गया था। उस साल मैं डेस्क पर सो रहा था, तभी उस घटिया लियू रुयान ने मुझे जगाया और कहा, लू जिंगिनियन के पेट में थोड़ी दिक्कत है, जल्दी जाओ और उसके लिए दवा ले आओ, फिर कैंटीन से खाना लाना। और हाँ, मीट ज्यादा मंगवाना, वो बहुत दुबला है, उसे अच्छी खुराक की जरूरत है। लू जिंगिनियन बस डेस्क पर लेटा रहता और सब उसे किसी सितारे की तरह घेर कर खड़े रहते। उसे दर्द होता तो सब उस पर तरस खाते, पर सबसे ज्यादा फिक्र तो लियू रुयान को थी। वो दोनों क्लास के टॉप 2 स्टूडेंट्स थे। सबकी नजरों में वो एक परफेक्ट जोड़ी थे, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। पर मैं तो बस लियू रुयान का एक अंधा चापलूस था जो क्लास में सोता रहता और बाकी समय उसके लिए खाना पानी लाने और छोटे मोटे काम करने के लिए दौड़ता रहता। ये जानकर कि मैं दोबारा वापस आ गया हूँ, लियू रुयान की ये शक्ल देखकर मुझे अब बस हंसी आ रही थी। आखिर वो समझती क्या है खुद को कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव करे। जब उसने मुझे ऐसे खड़े देखा तो बोली, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, फटाफट जाओ और वापस आओ। इतना कहकर वो लू जिंगनियन के पास गई और प्यार से उसकी पीठ थपथपाने लगी। तभी लू जिंगनियन ने मेरी तरफ देखा और बोला, चेन फान को भेजना सही नहीं होगा ना, मैं खुद ही चला जाता हूँ। डर कैसा, उसे ऐसे काम करना पसंद है, अगर मैं उसे मना करूंगी तो वो बुरा मान जाएगा, है ना? उसने मेरी तरफ देखा, मैंने बस एक तिरछी मुस्कान दी और चुपचाप कैंटीन चला गया। इस बार मैंने लाइन में लगकर 2 प्लेट खाना लिया। पास खड़े एक लड़के ने मुझे देखकर हंसते हुए कहा, लो फिर से स्कूल ब्यूटी के लिए खाना लेने आ गया। पर उसे लू जिंगिनियन जैसे काबिल लोग पसंद है, तेरे जैसे नमूने उसकी नजरों में कुछ भी नहीं। आखिर मैं किस लेवल का इंसान हूँ? तू तो बस एक नौकर का बेटा है, रोज उसके साथ स्कूल जाता है तो तुझे लगता है कि उसकी शादी तुझसे होगी। भाई सपना देखना छोड़ दे। तू जैसे बेवकूफ और निकम्मे लड़के आगे चलकर तू बस उसके घर का नौकर ही बनेगा, उसके कपड़े धोएगा, झाड़ू लगाएगा और उसके बच्चों के डायपर बदलेगा। मैं तंज कसते हुए हंसा तो लियू रुयान ने तुम सबको बता दिया कि मैं नौकर का बेटा हूँ। पहले मैं उसे पसंद करता था, इसलिए मैंने मेहरबानी की कि वो रोज मेरी गाड़ी से स्कूल आए, पर अब दूसरों की नजरों में वो एक अमीरजादी बन गई है और मैं एक नौकर का बेटा। मेरा सवाल सुनकर उसने मेरी तरफ आंखें घुमाई और बोली, फालतू बातें बंद करो और चुपचाप मिस का लंच ले जाओ। ये कहकर वो फिर से हंसने लगी और आसपास के सब लोग मेरी सिंप वाली हरकतों पर मजे ले रहे थे। सब मेरी बेवकूफ़ी पर हंस रहे थे। घंटी बजी, मैं कैंटीन से निकला पर क्लास नहीं गया, बस वहीं एक क्यारी के पास बैठकर दोनों हिस्से का खाना खुद ही खा लिया। याद भी नहीं कि आखिरी बार पेट भर कब खाया था। पैसे नहीं थे तो अच्छी चीजें कहाँ से आती, बस मंडी जाकर दूसरों की फेंकी हुई सब्जियां चुनता था। नॉन वेज तो दूर की बात थी, दोनों हिस्से खत्म करने के बाद तब जाकर मेरी भूख थोड़ी शांत हुई। जब मैं क्लास पहुंचा, क्लास शुरू हो चुकी थी। लियू रुयान ने मुझे अंदर आते देखा और गुस्से में चिल्लाई, इतनी देर लगा दी दवा लाने में। मैंने उसे बहुत बेरुखी से देखा, उसमें वो पहले वाली तड़प बिल्कुल नहीं थी। लियू रुयान हैरान रह गई और बोली, मैंने लू के लिए दवा लाने को कहा था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम बहरे हो? इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? मैंने लू जिंगनियन के पीले पड़े चेहरे की तरफ देखा। मेरा उससे क्या रिश्ता है? आखिर मैं उसके लिए दवा क्यों खरीदूं? उसके घर की हालत तो मामूली थी, पर जब से वो लियू रुयान से मिला, लियू रुयान उसका बहुत ख्याल रखती थी। जब भी मेरे पापा मेरे लिए कोई अच्छी चीज लाते, लियू रुयान उसे लू जिंगनियन को दे देती थी। लू जिंगनियन ने जो घड़ी पहनी है वो भी मेरी है। ये दोनों मेरा कार्ड चलाते हैं, मेरे पैसे उड़ाते हैं और मेरी हर चीज का मजा लेते हैं, लेकिन मुझे एक नौकर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे चेन फान, नखरे दिखाने हैं तुम्हें? अगर ऐसी ही हरकतें की तो अगली बार मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हें भाव न दूं, फिर बाद में मुझसे
माफी मत मांगना। मैं लियू रुयान को घूर रहा था और उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत कहाँ है? मैंने क्या गलत किया? यह देखकर कि मैं लियू रुयान से जुबान लड़ा रहा हूँ, सब मेरी तरफ देखने लगे। क्या हो रहा है? ये सिंप अचानक बदल कैसे गया? लियू रुयान भी एक पल के लिए दंग रह गई। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसे मेरे गिड़गिड़ाने के दिन याद आ गए हों। दम है तो आज दोपहर मेरे साथ घर मत चलना। मैंने बस सिर हिलाया, ठीक है, और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। लियू रुयान कुछ कह रही थी और मैंने मन ही मन हाँ कह दिया। तभी लू जिंगनियन की डेस्कमेट वांग यान ने ये देखा और तुरंत इंसाफ करने के लिए आगे आई। सुनो चेन फान, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें बस एक दवा लानी थी। एक दवा तक नहीं ला सकते? दिख नहीं रहा लू जिंगनियन की तबीयत खराब है? मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। तो फिर तुम खुद जाकर ले आओ। लेकिन वांग यान बड़े हक से बोली, ये तुम्हारा काम है, मैं क्यों जाऊं? मेरा और लू जिंगनियन का कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्यों? तभी वांग यान ने उंगली दिखाकर कहा, क्योंकि तुम स्कूल ब्यूटी के घर के नौकर हो, तो स्कूल ब्यूटी के दोस्त के लिए दवा लाना सही है ना? बिल्कुल वाजिब बात है। ये सुनकर मैंने लियू रुयान की तरफ देखा। लियू रुयान, क्या तुम बाहर सबको यही बता रही हो कि मैं तुम्हारे घर का नौकर हूँ? मेरी बात सुनकर वो सकपका गई। वैसे ये सब लोगों के अंदाजे थे, क्योंकि वो रोज लग्जरी कारों में आती थी और उसने कभी सफाई नहीं दी। वो ये तो नहीं बता सकती थी कि उसके पिता सिर्फ एक ड्राइवर हैं और वो मेरे घर के ड्राइवर की बेटी है। दवा नहीं लाए तो कोई बात नहीं, मैं खुद खरीद लूंगी। लियू रुयान को लगा कि मैं उसके पीछे पागल हूँ, इसलिए उसका ऐसा करना नॉर्मल था। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, खाना कहाँ है? दवा तो नहीं लाए ना? खाना लेने वाले कुछ लड़कों ने बताया कि उन्होंने मुझे 2 प्लेट खाना लेते देखा। मैंने बड़े आराम से कह दिया, हाँ, दोनों मैं ही खा गया। ये सुनकर लियू रुयान काफी हैरान लग रही थी। मैंने बस सिर हिला दिया। ये सुनकर बाकी सब मुझे घिन से देखने लगे। क्या सुअर है यार, 2 प्लेट अकेले कैसे खा गया? उन्हें तो लियू रुयान की चापलूसी करने की आदत थी। वो मुझे हमेशा नीचा दिखाते थे, पर पहले मैं लियू रुयान की वजह से उनकी इज्जत करता था, ताकि उसके दोस्तों से मेरी कोई दुश्मनी न हो। मुझे लगा शायद वो मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलें, पर अब समझ आया कि मैंने उन्हें जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा था। सच तो यह है कि जब भी लियू रुयान उन्हें पार्टी देती थी, पैसा मेरा खर्च होता था। अब अपने ही पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो 2 प्लेट क्या 20 प्लेट क्यों ना खाऊं? इतनी भी खा लूं तो मेरा हक है। मेरी बात सुनकर सबके मुंह बन गए और फिर एक ने धीरे से कहा, तेरा सारा पैसा स्कूल ब्यूटी के घर से आता होगा, है ना? मुझे सफाई देने की जरूरत ही नहीं लगी, लेकिन बगल में खड़ी लियू रुयान पहले से ही गुस्से में थी, क्योंकि मैंने उसके लिए खाना नहीं लिया था। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने मुझसे कहा, चेन फान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि इस बार तुम कुछ दिन और झेल पाओ। इतना कहकर वो खड़ी हुई, अपना सामान उठाया और वांग यान से बोली, मैं अपनी सीट बदल रही हूँ, अब तुम इसके साथ बैठो। जब भी उसका मूड खराब होता, वो मुझे इसी तरह सजा देती, मुझसे दूर बैठना शुरू कर देती। आखिर उसे अपने साथ बैठाने के लिए मैंने कितनी मिन्नतें की थी। वो मेरे लिए एक ट्यूटर जैसी थी और उसके पास बैठने से वो मुझे पढ़ा सकती थी। पर अब याद करूँ तो लियू रुयान ने मुझे कभी कुछ नहीं पढ़ाया। वो बस हर दिन मुझे अपने नौकर की तरह इस्तेमाल करती थी। उसे लगा कि वो मुझे अब भी बेवकूफ बना लेगी, पर मैंने उसे भाव नहीं दिया। लियू रुयान भूखी थी और लू जिंगनियन के पेट में भी तकलीफ थी, तो वो भी काफी परेशान था। उसने गुस्से में खिड़की के पास बैठे मुझे देखा। इस बार लियू रुयान वाकई में नाराज थी और वो बस इसी इंतजार में थी कि जब मैं उससे माफी मांगने आऊंगा। उन्हें लगा कि अब वो मुझे सबक सिखाएंगे। दोपहर को छुट्टी होते ही गेट पर मेरी मेबैग खड़ी थी। स्कूल से बाहर निकलकर मैं सीधा गाड़ी की तरफ बढ़ा। पूरे स्कूल को पता था कि मैंने लियू रुयान को नाराज किया है। सब मेरा मजाक उड़ाने के इंतजार में थे। मुझे बेशर्मी से गाड़ी में चढ़ते देख लोग कानाफूसी करने लगे, क्या उसने इसे खाना तक नहीं खिलाया? इसकी इतनी हिम्मत कि दूसरों की गाड़ी में मुफ्त में बैठे। मामूली नौकर का बेटा है, कहीं खुद को मालिक तो नहीं समझने लगा। स्कूल ब्यूटी अभी आई भी नहीं और ये चढ़ गया। लियू वाकई बहुत सीधी है। अगर मुझे ऐसा अपनी औकात न जानने वाला नौकर का बेटा मिलता तो मैं उसे अभी निकाल देती। इन तानों और मजाक को सुनते हुए मैंने उन पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। गाड़ी में बैठते ही मैंने ड्राइवर से चलने को कहा, पर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, मिस लियू अभी तक नहीं आई, थोड़ा और इंतजार कीजिए। स्टूडेंट काउंसिल के काम से लियू रुयान अक्सर लेट हो जाती थी। मैं हमेशा इंतजार करता था। मुझे लगा आज भी वैसा ही होगा, पर इस बार मैं चाहता था कि गाड़ी चले, लेकिन ड्राइवर ने मेरी बात नहीं मानी। वो अब भी लियू रुयान की तरफदारी कर रहा था, जो मुझे बड़ा मजाक लगा। मैंने कहा, अंकल लियू, मैं इकलौता बेटा हूँ, हमारे घर में कौन सी मिस है? उन्होंने कहा, छोटे मालिक आप फिक्र न करें, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। रहने दीजिए, बस गाड़ी चलाइए। मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। अंकल लियू हिचकिचा रहे थे। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्हें पता था कि मैं उनकी बेटी से कितना डरता था। जब भी लियू रुयान कुछ कहती, मैं उसे टोकने की हिम्मत नहीं करता था। वो मेरी बात न भी मानता तो मैं चुप रहता, बस वो मुझे 2 बातें सुना देती। तब मैं सोचता था कि एक दिन ये सारी जायदाद मेरी होगी। उसकी बेटी का ड्राइवर अब खुद को ड्राइवर नहीं समझ रहा था और मेरे सामने रौब झाड़ रहा था। उसने पूछा, चलेंगे या नहीं? मैंने चिढ़कर अपना माथा सिकोड़ लिया।
असल में पापा उन्हें बहुत पहले ही निकाल देना चाहते थे, क्योंकि सुना था कि वो छुपकर जुआ खेलते हैं। पापा को लगा कि ऐसे इंसान पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा, पर तब मेरा दिमाग खराब था, इसलिए मैं उनकी तरफदारी करता रहा। मुझे लगा कि अगर वो रुक गए तो लियू रुयान भी हमारे साथ रह पाएगी, इसलिए मैंने उनकी बहुत सिफारिश की और कहा कि वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस इसी वजह से ये ड्राइवर आज तक टिका हुआ है। पर मैंने सोचा नहीं था कि अब वो अपने मालिक की बात भी नहीं मानेगा। हम पहुंच चुके थे और जैसे ही उन्होंने लियू रुयान को देखा, अंकल लियू तुरंत गाड़ी से नीचे उतर गए। लियू रुयान ने लू जिंगनियन को सहारा दिया हुआ था। दोनों कार के पास पहुंचे। अंकल लियू ने दरवाजा खोला और लियू रुयान उसे कार में बिठाने ही वाली थी। उस वक्त मैं उसे इतना पसंद करता था कि चाहता था वो मेरे साथ घर चले। हमेशा लू जिंगनियन हमारे साथ ही होता था। ड्राइवर पहले उसे छोड़ता था, फिर हमें घर ले जाता था। इतना ही नहीं, सुबह मुझे बहुत जल्दी उठकर पहले उसे लेने जाना पड़ता था। लू जिंगनियन के बैठने से पहले ही मैंने टोक दिया, दोपहर को साथ नहीं चलना था ना, फिर मेरी गाड़ी में क्यों बैठ रही हो। ये देख स्टूडेंट्स बड़बड़ाने लगे। चेन फान को हुआ क्या है? ये तो स्कूल ब्यूटी की गाड़ी है, फिर ये खुद को मालिक क्यों समझ रहा है? हाँ, उसे साथ बैठा लेना ही बहुत बड़ी मेहरबानी थी और ये उसे बैठने तक नहीं दे रहा। वो हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज मुझे क्या हो गया है। उसने सुलह की कोशिश की पर मैं नहीं माना। क्या तुम्हारा ऐसा करना जरूरी है? दोपहर वाली बात पर मैं नाराज नहीं हुई और तुम्हें माफ कर दिया। चेन फान, अगर तुम ऐसा तमाशा करोगे तो मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। तुम खुद वापस जाओ, मेरे साथ मत आना। लियू रुयान का चेहरा गुस्से और शर्म से नीला पड़ गया। वो जानती थी कि सबकी नजरों में उसकी इमेज एक अमीर खानदान की वारिस की है। इस वक्त अगर वो मेरे साथ कार में नहीं जाती तो उसकी पोल खुल जाती। उसने बिना सोचे समझे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कार से नीचे खींच लिया और फिर लू जिंगनियन को अंदर बिठा लिया। लियू रुयान, तुम हद पार मत करो। सच कहूं तो उसने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। पहले की बहुत सी बातें अब मुझे याद भी नहीं है, पर अब लियू रुयान का ये असली चेहरा देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे बर्दाश्त करता था और मुझे लगता था कि वो बहुत अच्छी है। लियू रुयान ने मुझे पूरी तरह अनसुना कर दिया। साफ था कि वो मुझसे कोई बहस नहीं करना चाहती थी। उसने बस अंकल लियू को गाड़ी चलाने को कहा और वो सच में मुझे वहीं छोड़कर चले गए। आसपास खड़े लोग ये सब देख रहे थे तो सब अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बहुत सही, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बड़ा बदतमीज है। मैंने अपना फोन निकाला। ये वही कुछ 100 रुपयों वाला नोकिया था जो लियू रुयान ने अपने लिए लिया था, उसे खुश करने के लिए। मैंने अपने जन्मदिन पर पापा से मिला हुआ आईफोन उसे दे दिया था और उसका ये टूटा फूटा फोन खुद ले लिया था। तब मुझे लगा कि इससे उसकी इज्जत बनी रहेगी, पर अब इस कबाड़ को देखकर मुझे अपनी ही हंसी आती है। फिर मैंने पापा को फोन किया। कुछ ही देर में वो मेबैक जो अभी गया था वापस आ गया और फिर से दरवाजे पर रुका। अंकल लियू गाड़ी से नीचे उतरे और मुझे देखकर उनका चेहरा उतरा हुआ था। अंकल लियू की शक्ल देखकर साफ था कि उन्हें डांट पड़ी है। मैंने कहा, उन दोनों को नीचे उतारिए, मैं उनके साथ एक ही गाड़ी में नहीं बैठना चाहता। अंकल लियू ने उनकी तरफ देखा और लियू रुयान लू जिंगनियन को सहारा देकर नीचे उतर आई। लू जिंगनियन को इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे देखते ही उसका चेहरा उतर गया। चेन फान, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो ठीक है, पर लियू रुयान को इस तरह निशाना बनाने की क्या जरूरत है? वो तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छी रही है ना। लियू रुयान ने तुरंत लू जिंगनियन को रोक लिया। तुम उससे ये सब मत कहो। जब दोनों नीचे उतर गए तब मैं गाड़ी में बैठा और जाने से पहले मैंने शीशा नीचे किया और मुस्कुराते हुए लियू रुयान को हाथ हिलाकर कहा, बाय। अंकल लियू ने शीशे से मेरी तरफ देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सख्त हो जाऊंगा। वो खुद को रोक नहीं पाए और बोले, छोटे मालिक, लोगों से झगड़ा होना तो आम बात है, आप इतना गुस्सा मत होइए। बाद में मैं लियू रुयान से आपकी माफी मंगवा लूंगा, पर अभी उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। शायद उसे बस से जाना पड़े और तब तक पता नहीं कितने बज जाएंगे। अब हर कोई बस से जाता है तो क्या वो नहीं जा सकती? अंकल लियू, क्या आप भूल गए कि आपकी तनख्वाह कौन देता है? अगर मैं आपको पसंद नहीं आ रहा तो बेहतर होगा कि आप सीधे नौकरी छोड़ दें, बस इसलिए कि आप उनकी बेटी को पसंद करते हैं। तो क्या वो मुझे हल्के में ले लेगी? मेरी बात सुनकर अंकल लियू बुरी तरह डर गए और चुपचाप घर चल दिए। घर पहुंचते ही आंटी जो ने पूछा, छोटे मालिक, आप अकेले कैसे आ गए? लियू मिस कहाँ है? आपके साथ क्यों नहीं आई? अब से इस घर में लियू मिस के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर आंटी झो दंग रह गई। उन्हें लगा कि मेरे छोटे मालिक आखिरकार होश में आ गए हैं। मैं लियू रुयान के साथ इतना अच्छा था कि बाप बेटी दोनों ही भूल गए कि असल मालिक कौन है। आंटी झो कई बार कुछ कहना चाहती थी पर डरती थी कि मैं नाराज हो जाऊंगा, लेकिन इस बार मेरी बातें सुनकर आंटी झो का दिल भर आया। वो घर के सारे नौकरों में सबसे वफादार थी और इसी वजह से उन्हें लियू रुयान की हरकतें कभी पसंद नहीं आई। जब लियू रुयान ने घर संभाला तो सबसे पहले आंटी झो को ही निकाल दिया। पुरानी बातें याद कर आज मेरी आंखें भर आईं। मैं ऊपर जाता हूँ, ली मिस आई हैं। मैं उन्हें सीधा वापस भेज देता था। ली शिया अक्सर घर आती थी, पर पापा ने रिश्ता तय किया था और मैं रुयान को चाहता था, इसलिए मैं उनसे बहुत चिढ़ता था। जब भी वो आती मैं उनसे मिलता तक नहीं था, बस किसी और को भेजकर उन्हें टाल देता था। इस वजह से हमारी शायद ही कभी बात हुई। पर आज सोच रहा हूँ कि मरने से पहले उन्हीं के लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया था।
और कमाल की बात यह है कि उन्हें अब भी याद था कि वो मेरी मंगेतर हैं। मैंने आंटी झो को रोका और पूछा वो कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि वो पीछे गार्डन में दाबाई के साथ हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि लीशिया उसे खाना खिला रही थी। ये कुत्ता मैंने खुद पाला था, पर लियू रुयान को कुत्ते पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने उससे दूरी बना ली। सोचा नहीं था कि लीशिया और दाबाई की इतनी अच्छी पटरी बैठेगी। मरने से पहले जब उनके बारे में सुना था, इतनी काबिल होने के बावजूद वो इतने सालों तक अकेली रही, ये सोचकर मेरी आंखें भर आईं। लीशिया ने दाबाई को सहलाना बंद किया और मेरी तरफ देखा। उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं कब वहां आ गया। वो मेरी तरफ आने ही वाली थी, पर फिर उन्हें याद आया कि मैं उनसे कितनी नफरत करता था और वो रुक गईं। लीसिया दिखने में तो सुंदर थी, पर स्वभाव से बहुत गंभीर और शांत थी, जबकि उम्र मेरी ही थी। पर वो दिखने में अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी लगती थी। पढ़ाई में वो पूरे स्टेट में टॉप करती थी, इसीलिए लियू रुयान उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। वो हमेशा कहती थी कि लीशिया के पास सारी सुविधाएं हैं, घर वालों ने उसे इतनी सुविधाएं दी तभी वो इतनी काबिल बन पाई। लियू रुयान को लगता था कि अगर उसके पास भी वैसी ही चीजें होती तो वो लीशिया से कम नहीं होती। जब भी वो उसके नंबर देखती उसे बड़ी चिढ़ होती थी। इसी चक्कर में मैं भी उसे अपना दुश्मन समझने लगा था। पर अब सोचूं तो मेरा उससे कभी कोई लेना देना ही नहीं था। उसने मेरा बुरा कब किया था? इस बार उसे सामने देखकर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और पूछा, क्या आपको मुझसे कोई काम है? बस आपको देखने आई थी। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो लीशिया ने समझदारी से कहा, मुझे पता है आप मुझसे मिलना नहीं चाहते, मैं अभी जाती हूँ। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं उससे मिलूंगा। वो तो बस दाबाई को देखने आई थी, पर मेरा उससे मिलने को तैयार होना ही उसके लिए काफी था। जब मैंने देखा कि वो जाने वाली है तो मैंने पूछा, क्या आप डिनर पर रुकेंगी? ये सुनकर लीशिया दंग रह गई और हैरानी से मुझे देखने लगी। तभी डूबते सूरज की रोशनी की वजह से मैं और भी फ्रेंडली लग रहा था। हाँ जरूर। उस वक्त लियू रुयान अभी तक वापस नहीं आई थी, क्योंकि वो लू जिंगनियन को घर छोड़ने गई थी। अगर पहले की बात होती तो मैं पक्का उसके आने का इंतजार करता और तभी खाना खाता, पर आज मुझे इतनी जल्दी खाना खाते देख आंटी झो थोड़ी हैरान थी। क्या लियू मिस का इंतजार नहीं करेंगे? अब उसका इंतजार क्यों करना? घर के नौकरों को मेरी लियू रुयान के लिए सिंप बनने की आदत हो गई थी, तो अब जब मैंने ये सब बंद कर दिया तो उन्हें अजीब तो लगेगा ही। खैर आंटी झो ने फिर कुछ नहीं पूछा। ठीक है, मैं अभी तैयारी करती हूँ। साथ ही अंकल लियू को बता देना कि कल से उन्हें आने की जरूरत नहीं है। आंटी झो एक पल के लिए ठिठकी, पर फिर उन्हें समझ आया। आखिर मालिक के मामलों में ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। लियू रुयान के पिता को निकालने के बाद मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा। लीशिया चोरी छिपे मुझे देख रही थी, लेकिन जैसे ही मैं बैठा वो नर्वस हो गई और अपनी नजरें हटा ली। मैंने सोचा नहीं था कि इस समय लीशिया इतनी भोली होगी। मेरा मन उसे छेड़ने का हुआ। मुझे देख क्यों नहीं रही? क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? वैसे मेरे नंबर तो खराब हैं, पर लुक तो मेरा सही है। अगर लियू रुयान ने मुझे उस तरह धोखा ना दिया होता तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। वो ऊपर से तो नॉर्मल दिख रही थी, पर गौर से देखो तो उसके कान लाल हो रहे थे। मैं मुस्कुराया और पूछा, वैसे मैंने सुना है कि आपकी पढ़ाई हमेशा से बहुत अच्छी रही है। मेरे इस अंदाज से लीशिया थोड़ी नर्वस थी। ठीक ठाक है। क्या आपके पास कोई सही ट्यूटर है जिसे आप मुझे बता सकें? आखिर अब लियू रुयान पर भरोसा करना तो मुमकिन ही नहीं था। इस बार मैं अपनी पिछली जिंदगी की तरह ये सोचकर नहीं बैठना चाहता कि पापा सब संभाल लेंगे। मैंने पूरी जिंदगी कभी किताब तक ठीक से नहीं खोली। अब जब तक मौका है मुझे अपने नंबर सुधारने होंगे। लीशिया की जान पहचान अच्छी है। अगर वो किसी टीचर को बताती है तो शायद वो काम आ जाए। आपको ट्यूटर चाहिए? उस लियू रुयान ने तो सुना था कि मेरा ट्यूटर मेरा ही क्लासमेट है, इसीलिए लियू रुयान इतने समय से मेरे घर में टिकी हुई थी। अब उसका बाप तो निकल गया। वैसे भी लियू रुयान मुझे मामूली समझती थी। उसे मुझे पढ़ाने का जरा भी पेशेंस नहीं था। मैंने जो भी पैसे लुटाए वो सब बर्बाद हो गए। लीशिया थोड़ी हैरान थी। जब उसने देखा कि मैं सीरियस हूँ और मजाक नहीं कर रहा तो उसने अपनी घबराहट छिपाने के लिए पानी का एक घूंट पिया। मेरे पास कोई ट्यूटर नहीं है, मैंने सब खुद ही सीखा है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं रोज आकर आपको पढ़ा सकती हूँ। उसे लगा कि मैं शायद नहीं मानूंगा, क्योंकि पहले तो मैं उसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करता था। आज उसे खाने पर रोकना, वो पहले ही काफी हैरान थी, पर मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर सच्ची खुशी आ गई। लीशिया ने शर्माते हुए सिर हिलाया। सच में? अगर आप तैयार हैं तो मैं। हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डर है कि कहीं आपकी पढ़ाई में दिक्कत ना आए। आपको भी तो पढ़ना है। कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे, पर आंखों में नरमी थी। उसने हाई स्कूल का कोर्स बहुत पहले ही पूरा कर लिया था। उसके पास डायरेक्ट एडमिशन का मौका भी था, पर उसे डर था कि मैं चिढ़ जाऊंगा, इसलिए वो चुप रही। तो फिर आपका बहुत शुक्रिया। मेरे नंबर बहुत खराब हैं, बस आप मुझे बुद्धू मत समझिएगा। लियू रुयान के नंबर भी बहुत अच्छे थे, पर उसमें मेरे लिए जरा भी सब्र नहीं था। एक ही सवाल अगर मुझे समझ नहीं आता तो वो मुझे सुनाने लगती थी। मेरे नंबर पहले तो ठीक ठाक थे, पर उसकी ट्यूशन के चक्कर में और गिर गए, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो गया था। ऐसा नहीं होगा तो मैं अब से स्कूल के बाद आपके घर आऊंगी। हम दोनों खाना खा रहे थे और लीशिया को इतना शांत देखकर मैंने उसकी प्लेट में और खाना डाल दिया। इसे अपना ही घर समझिए।
शर्माइए मत। ठीक उसी वक्त लू जिंगनियन को घर छोड़कर लियू रुयान अंदर आई। उसे अभी अभी खबर मिली थी कि उसके पापा की नौकरी चली गई है और उसके पापा ने उसे जमकर सुनाया था। ये देखकर कि मैं बिना उसका इंतजार किए खाना खा रहा हूँ और सारी डिशेस खत्म होने वाली हैं, उसका चेहरा उतर गया। मैंने उसे बस एक बेरुखी भरी नजर से देखा और खाना जारी रखा। लियू रुयान अपने पापा के बारे में पूछने आई थी, पर लीशिया को देखकर वो चिढ़ गई। उसने नाराज होकर पूछा कि ये यहाँ क्या कर रही है। उसे लगा मैं अब भी उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कभी किसी और लड़की के करीब नहीं गया। लीशिया जब भी आती मैं उसे देखे बिना ही भगा देता था, पर उसने शायद सोचा भी नहीं होगा कि मैं उसे रुककर खाना खाने के लिए कहूंगा। वो मेरी मेहमान है। लियू रुयान के पास कोई चारा नहीं था, तो वो बैठ गई और मेरी तरफ देखकर बोली, तुमने खास तौर पर इसे यहाँ बुलाया है ताकि मुझे चिढ़ा सको। लीशिया पास में ही चुपचाप बैठी रही। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो लियू रुयान, तुम उतनी जरूरी नहीं हो। पहले मुझे लगता था कि ये औरत ही मेरी दुनिया है और मुझे बस उसके पीछे घूमना है, पर अब जब मुझे दोबारा मौका मिला है, अब उसे देखकर मुझे बस नफरत महसूस होती है। ऐसे इंसान को पसंद करना मेरी जिंदगी को बर्बादी की गहरी खाई में धकेल देगा। तब वो बोली, अगर तुम्हें लगता है कि किसी और लड़की के साथ रहकर तुम मुझे गुस्सा दिला सकते हो चेन फान, तो तुम सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुम्हें किसी और के साथ देखकर तो मुझे खुशी ही होगी ताकि तुम मुझे रोज परेशान करना बंद करो। मैं तो बस देखता ही रह गया। जैसे ही लियू रुयान गई, मैंने देखा कि लीशिया की आंखों में एक उलझन थी। उसकी बेकार की बातों पर ध्यान मत देना। मुझे लगा कहीं वो नाराज तो नहीं हो गई। मैं थोड़ा घबराया हुआ था, पर हैरानी तब हुई जब लीशिया ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। उसका बर्ताव थोड़ा बेरुखा सा था। खाना खाने के बाद मैं उसे बाहर तक छोड़ने गया और कहा, रास्ते में अपना ख्याल रखिएगा। वो चली गई, पर उसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। वो बहुत कम बात कर रही थी। जैसे ही मैं घर लौटा, लियू रुयान सीढ़ियों से नीचे उतरी। माना कि बाद में उसने बहुत बुरे काम किए, पर चेहरा उसका वाकई खूबसूरत था। बिल्कुल भोली भाली सी लगती थी। पहले मैं इसी शक्ल पे धोखा खा गया था। तभी लियू रुयान ने मुझसे पूछा, मेरे पापा को नौकरी से क्यों निकाला। उसने ये बात सबके सामने नहीं कही, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सबको पता चले। असल में वो बस ड्राइवर की बेटी थी। लीशिया के सामने तमाशा करना उसकी इज्जत के खिलाफ था। मैंने बेरुखी से कहा, एक ड्राइवर को निकालने के लिए क्या मुझे तुम्हें सफाई देनी होगी। वो मेरे पापा हैं। आज जो हुआ वो सब मैंने करवाया था। उनका कोई हाथ नहीं है। दम है तो मुझसे निपटो, सीधा मुझे ही निकाल दो। जब उसने ये कहा तो मुझे बड़ा मजा आने लगा। मैंने लियू रुयान को घूरा। ठीक है, अभी तुमने क्या कहा। लियू रुयान ने मुझे हैरानी से देखा, तो मैंने कहा, तुम्हें हमेशा से यही लगता था न कि मैं बेवकूफ हूँ। तो फिर अब इसे यहीं खत्म करते हैं। तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, मैं कोई और ट्यूटर ढूंढ लूंगा। जब से तुमने मुझे पढ़ाना शुरू किया है, मेरे नंबर और भी गिर गए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी ज्यादा सैलरी पाने के लायक हो। लियू रुयान को लगा कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ, पर उसने सोचा भी नहीं था कि मैं सच में उसे निकाल दूंगा। तुम्हारे नंबर इसलिए खराब हैं क्योंकि तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो। एक ही सवाल तुम समझ नहीं पाते। मैं लू जिंगनियन को एक बार समझाती हूँ और वो तुरंत समझ जाता है, और तुम तो एकदम गधे हो। इसके लिए मुझे दोष दे रहे हो। दूसरे टीचर के पास जाओ, तब भी यही हाल होगा। कोई भी तुम्हें और ज्यादा नहीं सिखा सकता। ये तुम्हारी अपनी गलती है। मैंने देखा कि वो अभी मुझ में ही कमियां ढूंढ रही थी। तो क्या तुम अब घर से बाहर निकल रही हो। लियू रुयान का चेहरा गुस्से से तन गया। चेन फान, तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो। तुम्हारा पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, तभी तुम्हारे नंबर खराब आते हैं। आखिर तुम बोल क्या रहे हो। ये सब नाटक तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरी और लू जिंगनियन की दोस्ती से जलन हो रही है, इसीलिए तुम्हारा मूड खराब है। पर अभी मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ ताकि किसी बड़े कॉलेज में जा सकूं। मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, चाहे मैं स्कूल जाऊं या ना जाऊं। इसलिए मेरा तुम्हारे साथ रहना मुमकिन नहीं है। मैं उसे देख रहा था और मन ही मन दंग था। कुछ सेकंड बाद मैं संभला, किसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लियू रुयान, आखिर इतना कॉन्फिडेंस लाती कहाँ से हो। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा। सच तो ये है कि अगर मैं उसे पसंद न करता तो उसकी कोई औकात ही नहीं होती। लियू रुयान को लगा मैं बस डींगे मार रहा हूँ। सोचो जो सोचना है, पर एक बात साफ कह दूं, अगर अगली बार फिर लीशिया को घर पर खाने पर बुलाया, बाद में ये शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हें भाव नहीं दिया। ये कहकर वो सीधे अपने कमरे में गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में आया और आंटी झो को फोन लगाया। आंटी झो, लियू रुयान का सारा सामान कमरे से बाहर निकाल दीजिए। मेरे घर में मेरे सिर पर चढ़ने वाले घमंडी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद मैंने लीशिया का नंबर लिया और उसे सेव कर लिया। साथ ही उसे एक मैसेज भी कर दिया, घर पहुंच गई क्या, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह जब मैं उठा तो लू जिंगनियन को लेने जाने की टेंशन नहीं थी, इसलिए मैं सुकून से सोया। मुझे लगा कि लियू रुयान अब तक जा चुकी होगी।
पर जैसे ही मैं उठा देखा कि वो मेज पर बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। मैं बैठ गया और अपना नाश्ता करने लगा। रोज लू जिंगनियन को लेने की जल्दी में मैंने घर पर कभी चैन से नाश्ता नहीं किया था। लियू रुयान मेरा इंतजार कर रही थी, पर मैंने उसे इग्नोर किया ताकि वो जल्दी निकल सके। नाश्ता कर मैं बाहर निकला और वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। ड्राइवर भी अब बदल गया था। ड्राइवर ने दरवाजा खोला, मैं बैठा और लियू भी पीछे पीछे आ गई। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, क्यों स्कूल ब्यूटी लियू, ये क्या चक्कर है? कल तो तुम कह रही थी कि मेरे साथ नहीं चलोगी। मुझे सब अच्छे से याद है। लियू रुयान चुप रही, फिर झल्लाकर बोली, अगर पापा दबाव न डालते तो मैं कभी नहीं मानती। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है और तुम रौब जमाना चाहते हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर मेरे पापा को इस नौकरी की जरूरत है। मैं उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। स्कूल पहुंचते ही मैं नीचे उतर गया। लियू रुयान मेरे पीछे पीछे आ रही थी। पहले वो हमेशा लू जिंगनियन के साथ आती थी, पर आज वो बस से आया था। लियू को देखते ही वो फौरन उसकी तरफ बढ़ा। लू जिंगनियन की नजर मुझ पर पड़ी। कल के हंगामे के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक नौकर का बेटा लियू रुयान के सामने इतना ढीठ कैसे हो सकता है। लियू को मेरे साथ स्कूल जाते देख उसने पूछा, क्या तुम दोनों की सुलह हो गई? मैंने उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया और सीधे अंदर चला गया। लियू रुयान मुझे जाते हुए देखती रही और जब मैंने उसे भाव नहीं दिया तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। लियू ने कहा, मेरा उसके साथ कोई। लू जिंगनियन ने उसे काटते हुए कहा, खैर किसी नौकर के बेटे को इस तरह अपने सिर पर चढ़ने देना। तुम्हारा नेचर भी बहुत सीधा है। अब हर कोई इसी की बातें कर रहा है। चेन फान ही असली अमीर खानदान का वारिस है। लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा के चेन फान के साथ रिश्ते अच्छे हैं। उन्होंने मुझे उसका ख्याल रखने को कहा है, तो मैं उसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकती। यह देखकर कि वो सिर्फ अपने पिता की वजह से ऐसा कर रही है, लू जिंगनियन ने राहत की सांस ली। जब मैं क्लास पहुंचा तो वांग यान पहले से ही वहां थी। वो मेरा रास्ता रोके खड़ी थी। वांग यान ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम तो हद से ज्यादा बेशर्म हो। कल तुमने स्कूल ब्यूटी लियू और लू जिंगनियन को वहीं छोड़ दिया और खुद ड्राइवर से गाड़ी निकलवा ली। मैंने वांग यान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गाड़ी मेरी है तो मुझे पूरा हक है कि मैं किसे लिफ्ट दूं और किसे नहीं। तुम्हें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? तुम हो कौन? मेरा ये कॉन्फिडेंस देखकर सब हैरान हो गए। क्या तुम ये कह रहे हो कि वो मेबैक तुम्हारी फैमिली की है? मैंने बोलने वाले को एक ठंडी नजर से देखा। वांग यान धीरे से हंस पड़ी। चेन फान, तुम असल में क्या हो ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। अब यहाँ बड़े साहब बनने का नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसके लायक हो? सुना है वो ड्राइवर तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारा पूरा परिवार लियू खानदान के यहाँ काम करता है। स्कूल ब्यूटी लियू का दिल बड़ा है, इसलिए वो तुम्हें झेल रही हैं, वरना अब तक तुम्हें बाहर निकाल दिया गया होता। पर अब ज्यादा उड़ो मत। वांग यान और लू जिंगनियन की अच्छी पड़ती थी और वो अक्सर लियू रुयान के साथ रहता था। उसकी बातें सुनकर सबने सच मान लिया। तभी लियू रुयान और लू जिंगनियन क्लास के दरवाजे पर दिखे। लियू रुयान का चेहरा थोड़ा सख्त था, क्योंकि वांग यान असल में मुझे नहीं बल्कि उसे ताना मार रही थी। वो पास आई और बोली, अपनी जगह पर वापस जाओ। वांग यान ने लाचारी से उसकी तरफ देखा। लियू रुयान की चिढ़ देख वो अपना सामान समेट कर हट गई। फिर लियू रुयान दोबारा मेरे बगल में आकर बैठ गई। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब उसकी हरकतों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टीचर्स की फेवरेट है, तो सीट बदलने पर कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। वांग यान लू जिंगनियन के पास बैठ गई, पर वांग यान को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसने लू जिंगनियन से कहा, लू जिंगनियन, लियू रुयान ये क्या कर रही है? चेन फान उसके सर चढ़कर बोल रहा है, फिर भी वो उसे मना रही है। अब तो वो उसके साथ रहने चला गया है। उसके पापा ने उसे चेन फान का ख्याल रखने को कहा है और कुछ नहीं, तो तुम ज्यादा मत सोचो। तो ये बात थी। मैं सोच ही रही थी कि चेन फान ऐसा क्यों कर रहा है, और कह रहा था कि वो गाड़ी उसके घर की है। लियू रुयान खुद जिस फोन का यूज करती है वो तो महंगा है, पर तोहफे एकदम सस्ते देती है। और चेन फान का फोन देखो, बिल्कुल मेरे जैसा है, फिर भी रईस बनने का दिखावा कर रहा है। कौन मानेगा भला। मैं अपनी सीट पर बैठा छुपकर फोन देख रहा था। तभी लिशिया का मैसेज आया, बस एक शब्द जो बहुत बेरुखा लग रहा था। मुझे याद आया कि कल वो कितनी फ्रेंडली थी, पर अब उसका अंदाज एकदम बदल गया। मैसेज कल रात का था और जवाब अब आया है। लियू रुयान ठीक मेरे बगल में बैठी थी। उसने देखा कि मैं लिशिया का मैसेज पढ़ रहा हूँ तो उसे कुछ अजीब लगा। वैसे तो कुछ नहीं बदला था, पर कल से उसे लगा जैसे मैं एकदम बदल गया हूँ। मैंने लिशिया को मैसेज किया, तो दोपहर को ट्यूशन आओगी ना? उसने फिर से बस एक शब्द में जवाब दिया, चलो वो आ रही है, वही काफी है। मैंने अब इस बारे में सोचना छोड़ दिया और पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा दिया। तभी लू जिंगनियन आया और लियू रुयान के साथ लंच के लिए नीचे जाने लगा। लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम खाने नहीं जा रहे? मुझे इतना सीरियस देखकर लियू रुयान हैरान थी कि मैं क्लास में सो नहीं रहा। मैं अभी भी अपने नोट समेट रहा था। पहले तो मजाक था कि मेरे दिमाग में हर वक्त बस वही रहती थी। उसे लगा कि चलो कभी तो ये ढंग से पढ़ता भी है। मुझे अभी भी बिजी देखकर उसने हैरानी से कुछ पूछा, पर मैंने ऐसा जताया जैसे सुना ही न हो और उसे बस इग्नोर कर दिया। लू जिंगनियन ने लियू रुयान से कहा, अगर चेन फान नहीं आ रहा तो हम चलते हैं, उसके लिए कुछ ले आएंगे। मैंने उसकी इस मेहरबानी को ठुकरा दिया। लू जिंग एक भला इंसान है, कम से कम सबकी नजरों में तो है। वो हमेशा से ऐसा ही था।
था, इसलिए भले ही लोग पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हों, फिर भी वो हमेशा पॉजिटिव रहता था। पर मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने अपना सामान समेट लिया। फिर मैं खड़ा हुआ पर उनके साथ नीचे नहीं गया। लू जिंगनियन लियू रुयान के साथ चलते हुए बोला, इसे क्या हुआ है? आखिर तुमने इसे कैसे नाराज किया? लियू रुयान भी सोच में पड़ गई। वो भी यही समझना चाहती थी कि आखिर बात क्या है। वैसे तो वो मेरे साथ कितनी भी रूखी क्यों न रही हो, मैं हमेशा एक चापलूस की तरह उसके पीछे पड़ा रहता था, पर कल से मेरा बर्ताव एकदम बदल गया है। ये वाकई हैरानी वाली बात थी। क्या इस वीकेंड अपनी बर्थडे पार्टी में उसे बुलाना चाहती हो? इसी हफ्ते लियू रुयान का बर्थडे था। पिछले साल उसने रॉयल होटल में पार्टी की थी, जिसे मैंने ही बुक किया था। मैंने सब इंतजाम किया ताकि लियू रुयान क्लास के दोस्तों को बुला सके। एक रात में लाखों उड़ाए तो सब उसकी जमकर तारीफ करने लगे। मुझे लगता था कि लियू रुयान की बर्थडे पार्टी में जाना मेरे लिए बड़ी बात है, और इस बार भी वैसा ही था। कुछ दिन पहले ही मैंने सब इंतजाम कर लिए थे। अगर मैंने उसे नौकरी से निकालने की बात न कही होती तो लियू रुयान को कुछ अजीब नहीं लगता, पर कल की बातों और आज के मेरे रूखे बर्ताव ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मैं नहीं गया तो क्या बर्थडे पार्टी होगी भी या नहीं। मेरी दूर जाती पीठ को देखकर लियू रुयान ने मन ही मन खुद को तसल्ली दी, छोड़ो, मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, वो पक्का आएगा। वो मेरा बर्थडे कैसे भूल सकता है? शायद वो जानबूझकर रूखा बन रहा है ताकि मुझे सरप्राइज दे सके। यह सोचकर उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। उसने लू जिंगनियन से कहा, वो जरूर आएगा, वैसे भी मेरे हर बर्थडे पर वो हमेशा आता रहा है। दोपहर में लियू रुयान और लू जिंगनियन की स्कूल प्रोग्राम की रिहर्सल थी, तो मैंने उसका इंतजार नहीं किया और सीधे घर चला गया। लीशिया पहले ही पहुंच चुकी थी। जैसे ही मैं आया वो और दाबाई मुझे मिलने आए। उसे अपने सामने देखकर मैं मुस्कुरा दिया, शायद पिछले जन्म के किसी नाते की वजह से। अब मुझे लगता है कि उससे हर मुलाकात कितनी खास है। मेरी मुस्कुराहट देखकर लीशिया थोड़ी चौंक गई, क्योंकि उसे तो मेरे रूखे अंदाज की आदत थी। अब मैं इतना बदल गया हूँ कि वो शर्मा कर मुझसे नजरें ही नहीं मिला पाती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप इतनी जल्दी आ गई, चलिए फिर सीधे स्टडी रूम में चलते हैं। मैं लीशिया को लेकर ऊपर गया। आज क्लास में मुझे बहुत सी चीजें समझ नहीं आई थी, तो सोचा आपसे ही पूछ लूं। हम दोनों स्टडी रूम में बैठ गए। लीशिया मेरे बगल में बैठी और उसने 2 टेस्ट पेपर निकाले ताकि वो मेरा लेवल चेक कर सके। मैंने पूरी मेहनत से पेपर सॉल्व किए और उन्हें दे दिए। लीशिया ने चुपचाप उन्हें देखा तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैंने कहा, सॉरी, मैं सच में बहुत डफर हूँ। उसने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है, पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं, ठीक है? मैंने हाँ कह दिया। लीशिया पढ़ाते वक्त नजरें नीचे किए हुए थीं और पूरे ध्यान से समझा रही थीं, लेकिन उनके समझाने का तरीका इतना आसान था कि मुझे सब कुछ एकदम क्लियर होने लगा। जो बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी वो बस उनके बोलते ही समझ आ गईं। लीशिया काफी देर तक समझाती रहीं। उन्हें थोड़ी प्यास लगी। जैसे ही उन्होंने सिर उठाया उन्हें पता चला कि मैं उन्हें ही देख रहा हूँ। वो थोड़ा झिझकी और थूक निकलकर फिर से सवाल देखने लगी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे बस लगा कि आप मेरे साथ बहुत सब्र रख रही हैं, पर फोन पर तो आप बड़ी रुकी थी। शुरू से अंत तक बस 2 शब्दों में जवाब दिया। क्या लियू रुयान वाली बात की वजह से आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, कल घर वाले आए हुए थे, इसलिए मैं काफी बिजी थी और टाइम पर रिप्लाई नहीं कर पाई। जब देखा तब तक सुबह हो गई थी। अगर आपको कभी भी मदद चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकती हैं। हम दोनों अपनी पढ़ाई में बिजी थे कि तभी अचानक मेरा फोन बज उठा और मैंने तुरंत कॉल उठाया। फोन की दूसरी तरफ लियू रुयान की आवाज थी। हाँ, ये सब क्या बकवास है? अब मुझे क्या हो गया? उसके चिल्लाने के अंदाज से मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैंने उसे कहाँ नाराज कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सारा सामान बाहर फेंकवाने की? मैंने एक नजर देखा, लीशिया ने भी उससे कुछ नहीं छुपाया। उन्होंने सीधा लियू रुयान से कहा, मैंने कल ही तुम्हें साफ कह दिया था कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, तो फिर अब तुम्हारे इस घर में रुकने की कोई वजह नहीं है ना? मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर मैंने सीधा फोन काट दिया। लियू रुयान दरवाजे पर खड़ी अपना सारा सामान धड़ाधड़ बाहर फेंका हुआ देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, कि मैं सच में उसे घर से बाहर निकाल रहा हूँ। मैंने लीशिया से कहा, चलो शुरू करते हैं। उसने जवाब दिया। तभी अचानक स्टडी रूम का दरवाजा खुला और सामने लियू रुयान खड़ी थी, जिसका चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ा था। उसकी नजर जैसे ही हम दोनों पर पड़ी, उसकी आंखों में साफ नफरत दिख रही थी। मैं खड़ा हुआ और उससे पूछा, यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें तो मैं पसंद नहीं था ना? मैं तुम्हारी नजरों में कुछ भी नहीं था। अब अचानक मेरे पीछे पड़ गई। लियू रुयान आगे बढ़ी और गुस्से में बोली, चेन फान, मुझे ऐसे बेइज्जत करना, या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? लीशिया भी खड़ी हो गई। वो अपने आप मुझे बचाने के लिए मेरे आगे खड़ी हो गई। बेइज्जत करना? उसे इतना भड़का देख मैंने पलट कर कहा, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है क्या? मैंने तुम्हें कब बेइज्जत किया? लियू रुयान बोली, असल में बेइज्जत तो मैं हुई हूँ, है ना? तुम्हारे रहने खाने का सारा खर्चा मैं उठाता था। तुम और लू जिंगनियन दिन भर एक दूसरे से चिपके रहते थे और मैं किसी नौकर की तरह तुम दोनों के पीछे घूमता रहता था। फिर भी मुझे
तुम्हारी बेरुखी सहनी पड़ती थी। क्या इसे बेइज्जती नहीं कहते? अब मैं बस वो सब वापस ले रहा हूँ जो मैंने उसे दिया था, पर उसकी नजर में ये उसकी बेइज्जती हो गई। लियू रुयान ने अपने होठ भींचे और मेरी तरफ देखा। ये मत सोचना कि किसी और को साथ लाकर तुम मुझे मजबूर कर लोगे। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती और न ही तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। ये कहकर वो मुड़ी और चली गई, पर जाते जाते दरवाजे से टकरा गई। मैंने खिड़की खोली, मैंने देखा कैसे वो नीचे गई, अपना सामान उठाया और बिना सोचे समझे चली गई। लियू रुयान हमेशा से ही बहुत घमंडी थी। भले ही उसके घर की हालत काफी खराब थी, पर उसमें एक अलग ही अकड़ थी। मैं उसके लिए कुछ भी कर लूं, वो पैसों के आगे कभी नहीं झुकी। पहले मुझे उसकी यही बात पसंद थी, पर आज सोचता हूँ तो यह सब एक मजाक लगता है। लीशिया ने मुझे खिड़की के पास खड़ा देखा और धीरे से कहा, क्या हम पढ़ाई जारी रखें या फिर मैं जाऊं? आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस कुछ पुरानी बातें सोच रहा था, अपनी की हुई कुछ बेवकूफियों के बारे में। इसका लियू रुयान से कोई लेना देना नहीं है। सच कहूं तो मैं अंदर से बहुत खुश था, क्योंकि अब मुझे अपने फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं थी। लियू रुयान से दूर रहकर मैं इस जन्म में फिर कभी उस बुरे अंजाम तक नहीं पहुंचूंगा। लिशिया ने कहा, मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर वो बाहर जाने ही वाली थी कि मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। लिशिया चौंक गई और मुझे देखने लगी। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि देख ना सकूं कि वो खुश नहीं है। जब भी लियू रुयान की बात आती, लिशिया अनजाने में ही मुझसे दूरी बनाने लगती थी। पहले लियू रुयान और मेरे रिश्ते बहुत करीबी थे और मैंने कभी उसके लिए अपनी पसंद को नहीं छुपाया। शायद हर किसी को, यहाँ तक कि लिशिया को भी यही लगता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। सच तो ये है कि एक वक्त मैं उसे वाकई पसंद करता था। अगर पिछले जन्म का वो बुरा अंजाम न होता तो शायद मैं कभी होश में नहीं आता। लिशिया को देखते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ा और पूछा, क्या शनिवार को आपके पास समय है? मैं रॉयल होटल में खाना खाने जाना चाहता हूँ, क्या आप साथ चलेंगी? वहाँ का खाना बहुत लाजवाब होता है। पिछले जन्म में तो मैं दाने दाने को तरसा था, अब बस मजे करना चाहता हूँ। अगर पहले की बात होती तो मैं पक्का लियू रुयान को ले जाता, पर अब मैं लिशिया को बुलाना चाहता हूँ। वैसे भी पापा ने उसी से मेरा रिश्ता तय किया है। अगर मैंने मना नहीं किया तो कॉलेज खत्म होते ही पूरी उम्मीद है कि मैं लिशिया से ही शादी करूंगा। पहले लगता था कि पापा मेरी इज्जत नहीं करते, पर अब सोचूं तो वो लियू रुयान से किसी कम नहीं है। ऊपर से इतनी खूबसूरत है और अमीर खानदान से भी है। वो मुझे पसंद करेगी। असल में फायदा तो मेरा ही हो रहा है। जब उसने लियू रुयान का नाम लिया तो मैंने पूछ लिया, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं उसी के साथ रहूं? क्या तुम चाहती हो कि मैं पहले की तरह तुमसे दूरी बनाकर रखूं? नहीं ना? तो फिर डन, शनिवार को मिलते हैं। शनिवार की दोपहर जब मैं पहुंचा तो थोड़ा लेट हो गया था। अंदर जाते ही मुझे वहां अपने कई पुराने दोस्त दिखे। सब टिप टॉप कपड़ों में सजे हुए थे। मुझे देखते ही लू जिंगनियन के एक दोस्त ने मजाक उड़ाते हुए कहा, चेन फान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ अपनी शक्ल दिखाने आ गए? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? रॉयल होटल के मालिक और मेरे पापा की बहुत अच्छी दोस्ती है। मैं यहाँ का सुपर वीआईपी हूँ, जब चाहूँ तब आ सकता हूँ। बल्कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता। वांग यान ने तंज कसते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से स्कूल ब्यूटी ने तुम्हें भाव तक नहीं दिया और आज उसके जन्मदिन पर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ अपनी बेशर्मी लेकर आ गए। आज उसका जन्मदिन ही तो है। मैं पढ़ाई में इतना बिजी था कि ध्यान ही नहीं रहा। अगर ये लोग याद न दिलाते तो मैं शायद भूल ही जाता। वैसे मैंने होटल वालों से पहले ही बात कर ली थी। इस बार लियू रुयान का 18वां जन्मदिन है। पिछली बार मैंने रॉयल होटल में उसके लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। सब कुछ एकदम शानदार था, लेकिन उसी दिन मुझे असलियत पता चली थी। चेन फान, क्या तुम मेरे मामलों में दखल देना बंद कर सकते हो? मैं नाराज हो गया और हमारी 2 दिनों तक कोल्ड वॉर चली, पर फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाया और पहले माफी मांगने पहुंच गया, सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे शादी कर ले। यहाँ तक कि मैंने अपने पिता की दी हुई कंपनी भी उसे सौंपने की बेवकूफी कर दी। अब इस शोर शराबे को देखकर मेरा उसे भाव देने का मन नहीं है। होटल में लियू रुयान के लिए जो कुछ भी है उसका सारा इंतजाम मैंने ही किया था। सारा खर्चा मैं ही उठाता था, पर अब मुझे सब समझ आ गया है, इसलिए अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। उसकी हिम्मत तो देखो, सबको यहाँ ले आई। अब देखते हैं कि वो इस मामले को कैसे संभालती है। दोस्तों के मजाक को मैंने अनसुना कर दिया। मैं सीधे लिफ्ट में गया। मेरी और लिशिया की जगह पहले से ही तय थी, बस पता नहीं था कि वो आई है या नहीं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि लियू रुयान और लू जिंगनियन गहरी बातों में डूबे हुए थे। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। लियू रुयान की नजरें एकदम मुझ पर टिक गईं। मुझे पता था कि तुम आओगे। मुझे तो लगा था कि शायद तुम सच में नहीं आओगे, और वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो थोड़े गुरूर और मजाक के लहजे में थी। उसने कहा, तुमने तो कहा था कि नहीं आओगे। ये मत सोचना कि तुम्हारे आने से मैं तुम्हारी पुरानी बातें भूल जाऊंगी। चेन फान, मैं अभी भी नाराज हूँ। वो हर बार यही करती थी, हमेशा अपने गुस्से का इस्तेमाल करके मुझे झुकाने की कोशिश करती थी। मैंने उसकी ओर देखा और मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या बात है, तुम अपने जन्मदिन की पार्टी में नहीं आई हो? वैसे मैं तुम्हारा जन्मदिन क्यों मनाऊं? तुमने तो मुझे बुलाया तक नहीं था। तुम्हारी पार्टी में इतने सारे दोस्त हैं, तो मेरे एक के आने से क्या फर्क पड़ेगा? चेन फान, तुम्हारा मतलब क्या है? लियू रुयान मुझे चिड़चिड़ाहट से देख रही थी, अभी भी अकड़ दिखा रही थी, जैसे उसे मुझसे बात करना भी पसंद न हो।
उसे तो बस मेरा गुस्सा देखना था। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर मेरी तरफ आया और बोला, चेन साहब, लीशिया आ गई हैं। मैनेजर ने सिर हिलाया तो मैंने कहा, ठीक है, मुझे उनके पास ले चलिए, शुक्रिया। मैनेजर मुझे लीशिया के पास ले ही जा रहा था कि लियू रुयान पीछे से चिल्लाई, चेन फान, अब ये नौटंकी बंद करो। तुम अभी भी लीशिया को ढूंढ रहे हो क्या? वो बहुत सीधी है। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, नौटंकी तो तुम्हारे डैड कर रहे हैं। तुम ही तो कहती थी कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहता हूँ और बहुत इरिटेटिंग हूँ। अब जब मैं पीछे नहीं पड़ रहा तो तुम्हें क्या दिक्कत है? जाओ, तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए मैंने लू जिंगनियन की तरफ देखा जो हिचकिचाते हुए हमारे पीछे आ रहा था। उसने भी कभी लियू रुयान को मेरी तरफ इतनी दिलचस्पी दिखाते नहीं देखा था। जाहिर है मैं जानता था कि लियू रुयान इतनी कोशिश क्यों कर रही है। उसे मेरी नहीं, मेरी जेब के पैसों की याद आ रही थी। पहले तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो बड़ी बेशर्मी से मेरा दिया हुआ सब कुछ लेती थी। मुंह से तो मना करती थी पर अंदर से बहुत खुश होती थी। अब जब मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ तो वो घबरा गई है। आखिर जिस बर्थडे पार्टी की उसने इतनी तैयारी की थी, इतनी बड़ी पार्टी को वो ऐसे ही खत्म नहीं होने देना चाहती थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी और लू जिंगनियन की रिलेशनशिप की वजह से ऐसा कर रहे हो तो मैं उससे दूर रह सकती हूँ। क्या अब तुम ये नाटक बंद करोगे? कमाल तो ये था कि उसने पहली बार झुकना मंजूर किया। इससे साफ था कि वो इस बर्थडे पार्टी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। अगर उसे अपनी इज्जत की इतनी परवाह न होती तो वो स्कूल में अमीर घर की बेटी वाली इमेज नहीं बनाती और न ही इतने सारे लोगों को बुलाती। तो आखिर उसे भी बेइज्जती का डर था। लियू रुयान का वो घमंडी अंदाज देखने के बाद अब उसे एक बर्थडे पार्टी के लिए झुकते देख मुझे मजा आने लगा। मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दी। मैं जानता हूँ आज तुम्हारा जन्मदिन है तो सबका मजा किरकिरा करना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर मैं मैनेजर की तरफ मुड़ा। मैंने इस रेस्टोरेंट में एमराल्ड हॉल बुक किया था और बुकिंग लियू रुयान के नाम पर थी। मैनेजर ने चेक किया कि आज लियू का जन्मदिन है तो ये हॉल उसे इस्तेमाल करने दो। इतना कहकर मैंने लियू रुयान की तरफ देखा और पूछा, अब तो खुश हो ना? मेरा मान जाना देखकर उसने राहत की सांस ली। तो ये सब मुझे लू जिंगनियन से अलग करने के लिए था? तुम बस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि हम साथ रहें। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुम किसके साथ हो मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। लियू रुयान, वक्त आने पर तुम्हें समझ आएगा कि मेरे बिना यानी चेनफान के बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैनेजर चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। मेरी बातों ने लियू रुयान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, वो गुस्से में वहां से चली गई। तभी मैनेजर ने मेरी तरफ देखा, तो मैं एमराल्ड हॉल का इंतजाम करवा देता हूँ। मैंने सिर हिलाया, पर याद रहे सारा बिल उसे खुद भरना होगा। पेमेंट होने से पहले किसी को भी बाहर मत जाने देना।